नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। अगले 45 मिनट एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और 45 मिनट में सियासत से लेकर हर घटना तक बातचीत होगी और देश से लेकर विदेश तक इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, कूटनीतिक रूप से भारत कहां पर इस वक्त खड़ा है और अमेरिका का रवैया भारत की तरफ क्या नजर आ रहा है, भारत रूस और चीन के बीच के रिश्तों को लेकर क्या अपडेट है। इसके साथ साथ देश में मौसम किस कदर करवट ले रहा है और मौसम की वजह से अभी तक कहां कहां लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, हर जगह मौसम की वजह से त्राहिमाम हो रहा है। शुरुआत न्यूज रूम लाइव की करेंगे कुछ अहम खबरों से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है और बादल फटने की घटना से कुछ लोगों की वहां पर मौत हुई है, कुछ लोग लापता हैं। पूरी डिटेल जानेंगे कि आखिर अभी क्या अपडेट वहां से आ रही है, क्या ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है, विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके बाद बात करेंगे इसी के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किश्तवाड़ का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि बादल फटने की घटना किश्तवाड़ के चशोती में भी देखने को मिली थी। काफी जानी और माली नुकसान वहां पर हुआ था, जिसके बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर जायजा लेने पहुंच रहे हैं। अगली खबर जिस पर बातचीत करेंगे ये बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव पर फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के पीछे का जो मामला है वो पीएम मोदी को लेकर उन्होंने इस पर पोस्ट किया था और उस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के एक नेता ने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर सियासी जो है घमासान वो देखने को मिलता ही है। इस तरीके से आपको बता दें, विधायक पूजा पाल के पत्र ने सनसनी जो है वो मचा दी है, जिसके बाद खलबली जो है वो पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ उसमें लिखा गया है, क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फिलहाल यूरिया का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार इस पे गंभीर हो चुकी है। सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि वहां पर सरकार को यूरिया की मदद मिले और किसानों तक प्रॉपर वहां पर जो है यूरिया पहुंच पाए, इसके लिए भी कदम उठाए। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। जहां पर 5 अगस्त की अगर बात करें तो आपको बता दें कि वहां थराली में बादल फटा था। आपदा के बाद जो है वो लगातार टीमें काम करती हुई नजर आई थी, तो सेम हालात चमोली में बनते हुए नजर आए हैं, जहां पर बीती रात बादल फटा है और एसडीएम आवास समेत कई घरों में मलबा घुस चुका है। राहत और बचाव कार्य जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी है। बिल्कुल रूपाली, पहले धराली से घटना आई थी और अब थराली से घटना आई है और ये उत्तरकाशी के बाद अब चमोली में हुआ है। यानी चमोली के थराली में बादल फटा और बादल फटने से एक बार फिर से वही मंजर बना जो धराली में बना हुआ था। हालांकि धराली में काफी घरों को नुकसान हुआ था, उसमें कई सारे लोग भी दबे थे, लेकिन थराली में अभी उतना आंकड़ा नहीं है। लेकिन बादल फटने की वजह से जो मंजर वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। कई सारों के घर जो है वो बहा के ले गया है और गाड़ियां दबी हुई हैं। लोग इस वक्त वहां पर सख्ते में आ गए, डर जो है वो माहौल बना हुआ है और वहां पर एक महिला की अभी तक मौत भी हुई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो अभी तक की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, जैसे जैसे आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होगी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आंकलन के आधार पर ये ऑफिशियल आंकड़े जो हैं वो प्रशासन की तरफ से सामने आएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं रूपाली, वो बेहद खतरनाक है और देखिए जो भी वहां पर घर थे उनको बहा कर ले गया है। घरों के साथ साथ कुछ लोग भी इसमें लापता हैं। गाड़ियां बहुत सारी दबी हुई हैं, पहाड़ जो है वो धड़क गए हैं और मिट्टी या जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो फिलहाल वहां पर इस वक्त बने हुए हैं। रूपाली, बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल आप देखिए कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि मलबे में दबने से एक महिला की मौत जो है वो हुई है। फिलहाल 2 लोगों के दबे होने की सूचना भी इसमें बताई जा रही है, जिन्हें लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में ये देर रात बादल फटने की घटना जो है सामने आई, जिसके बाद जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर काम कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड, कहते हुए नजर आए हैं कि जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर जो है वो पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन फंसे हुए लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में वो हैं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। इस सीएम धामी ने इस थराली हादसे पर एक्स पर पोस्ट किया और अपनी चिंता जाहिर की, अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि हम प्रशासन के संपर्क में और जल्द से जल्द वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। धनराज गर्ग हमारे संवाददाता फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। धनराज, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? जी शीतल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार जो कुदरत का कहर है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि हाल ही में भी कुछ ही दिन बीते हैं कि धराली के अंदर किस तरीके से आपदा आई थी, बादल फटा था और वहां पर तबाही देखने को मिली थी। और वही देखिएगा कि देर रात कहीं ना कहीं चमोली जिले के जो थराली है वहां पर भी इस तरह की आपदा देखने को मिली है, क्योंकि देर रात 12 बजे के लगभग वहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद आपने देखा होगा कि जो थराली गाँव है उसमें किस तरीके से मलबा बहता हुआ नजर आया, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो एसडीएम आवास है वो कहीं ना कहीं मलबे से भर चुका है और उसके साथ ही देखिए कई घरों में इस तरीके से मलबा आया है। और अभी तक जो सूचना सामने आई है, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें साफ तौर पर एक महिला की मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक जो पुष्टि है पूरी वो नहीं हो पाई है और लगातार जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं और लगातार वहां पर काम कर रही हैं और अन्य लोगों का भी पता लगा रही है कि कितने लोग वहां पर लापता है, क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक आपदा है वो किस तरह की आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर बादल फटा और उसके बाद जो तबाही है वहां देखने को मिली है। हालांकि अभी देखिएगा जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एनडीआरएफ टीम की बात करें, तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पर रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है और जैसे जैसे रेस्क्यू कार्य वहां पर चलेगा तो जो आंकड़े वहां पर प्रशासन की तरफ से दिए जाएंगे वो जरूर हम अपने दर्शकों के सामने जरूर रखेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो सिर्फ यही आंकड़ा है कि एक महिला की मौत हुई है और 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। धनराज, इस वक्त रास्तों की क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इन सभी चीजों से, वो भी बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल रूपाली, देखिए यदि मैं रास्तों की बात करूं तो इस समय उत्तराखंड के कई रास्ते ऐसे हैं कि जो कि अभी बाधित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की बारिश उत्तराखंड के अंदर लगातार हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से समय समय पर आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से चेतावनी जारी की जा रही है, कहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया जा रहा है तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसी तरीके से देखेंगे कि पहाड़ के यदि मैं बात करूँ तो पहाड़ों के अंदर जो रास्ते हैं वो बड़े संकरी रास्ते हैं और संवेदनशील इलाके हैं और लगातार आप देखते भी होंगे किस तरीके से भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, जो रास्ते हैं वो टूट जाते हैं तो उनकी मरम्मत करने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार लगातार निर्देश दे रही है और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो बीआरओ की टीम है या पीडब्ल्यूडी की टीम है वो लगातार रास्ता खोलने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आते हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से थराली के अंदर के अब एक हादसा देखने को मिला है, वहां पर भी जो रास्ते हैं क्योंकि गंगोत्री मार्ग पूरा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस समय बाधित है, उसको भी खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। धनराज, क्या अतिरिक्त टीमें वहां पर लगाई गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या खास इंतजाम है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल शीतल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क में है और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसमें तेजी लाया जाए। यदि उनको आवश्यकता पड़ती है कि किसी उपकरण की आवश्यकता पड़ती है या फिर अधिक टीम एक्स्ट्रा टीम लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उनको कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उस आवश्यकता को पूरा किया जाए, यानी कि यदि कोई भी मशीनरी की जरूरत पड़ती है या तकनीकी मशीन की या फिर एक्स्ट्रा टीम की तो वो वहां पर दी जाएगी। लेकिन अभी तक देखा जाए कि जो लोकल प्रशासन है वहां पर लगा हुआ है, एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है, तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर कार्य करती है। धनराज, अब आगे क्या, क्योंकि 3 दिन उत्तराखंड के लिए फिर से रेड अलर्ट के अंडर है और इस बीच ऑलरेडी 5 अगस्त की वो आपदा और कल रात फिर आई हुई आपदा के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ऑन ग्राउंड किस तरीके से है, क्योंकि वेदर डिपार्टमेंट ने अपना काम एडवाइजरी जारी करके कर दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों में जो डर है वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम कहीं ना कहीं उस चीज के लिए काम करेगी तो एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल रूपाली, देखिए उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार आपदाएं देखने को मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ के लोग हैं वो सहमे हुए हैं, उनके अंदर एक डर जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके गांव में भी इस तरह की आपदाएं आ जाए।
लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अभी भी 3 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी गुजरने की बात की गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जो लोकल प्रशासन है या ठीक। जिलाधिकारी हैं, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि ठीक है। वो अपने क्षेत्रों में धरातल पर उतरकर निरीक्षण करें, और जहां पर इस तरह की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं पर कुछ सुरक्षा की जरूरत है तो वहां पर वो सुरक्षा प्रदान करें। और ठीक। लगातार देखा भी जा रहा है कि जो टीमें हैं या जिलाधिकारी हैं वो लगातार धरातल पर नजर आ रहे हैं और लगातार निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ठीक नदी है नालों की धनराज। यदि मैं बात करूं तो हाँ। नदी नाले कहीं ना कहीं उफान पर है, और जो उनके जाहिर सी बात। आसपास लोग फंसे हुए हैं उनको हटाने का काम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज ये जानकारी देने के लिए, और आप भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि एक और बड़ी घटना फिलहाल उत्तरकाशी के बाद अब उत्तराखंड से एक बार फिर सामने आई है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात किश्तवाड़ की करेंगे क्योंकि हाल ही में किश्तवाड़ में भी ऐसी घटना सामने आई थी जहां पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है और तलाश वहां पर लगातार जारी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचेंगे और किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे और वहां के लोगों से उनकी मुलाकात होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहेगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, क्योंकि किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ी घटना, यानी जम्मू कश्मीर में पहली बार बादल फटने की यह घटना इतनी बड़े मामले में तब्दील हुई है। बादल फटने की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक साथ वहां पर 70 से 80 लोगों का अभी तक जो डेड बॉडीज हैं वो निकाली गई हैं। इसके अलावा और भी कई लोग वहां पर दबे हुए हैं और उनका ऑपरेशन भी चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। पिछले 8 से 10 दिनों से निरंतर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे और साथ साथ उन लोगों से भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे जिन्होंने वहां पर अपने घरों को खोया है और अपने लोगों को खोया है, और जो लोग अभी भी इंतजार में हैं कि हमें कब, जिनका कोई परिवार का सदस्य अभी भी लापता है तो वो कब उन्हें सौंपा जाए या कब मिले, उन तमाम लोगों से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी मुलाकात करेंगे। किश्तवाड़ में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब ये आपदा देखने को मिली उसी वक्त से लगातार रेस्क्यू टीम्स ऑन ग्राउंड थी। इसी के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री, खुद चाहे जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हो उमर अब्दुल्ला, वो वहां पर पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचे। इस बीच कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं तो बेहद खास रहेगा, क्योंकि एक लोगों में आश्वासन जो है वो देना और सहारा देना कि सभी उन्हीं के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से ये आपदा बनी हुई है इसके बाद लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चलिए, अजय शान फिलहाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अजय शान जी से जानकारी लेते हैं आखिर इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर, कितने लोगों को निकाला गया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे। अजय जी, अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो लापता लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। पिछले कई दिनों से निरंतर ये ऑपरेशन चल रहा है और लगातार हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आज क्या वहां पर सिचुएशंस हैं, आंकड़ा क्या है, कितने लोगों तक अभी निकाल लिया गया है, कितने लोग अभी भी वहां पर लापता होने की आशंका है, क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो सरकारी आंकड़ा सामने है वो 70 के करीब लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों के अंग मिले हैं। ठीक है। कंप्लीट डेड बॉडीज 65 के करीब बताई जा रही है और 5 लोगों के अंग मिले हैं। तो उसके साथ ही 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो लापता चलाए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा पहले बढ़ गया था, लेकिन कुछ डेड बॉडी निकली और कुछ लोग घरों को पहुंच गए, तो ये आंकड़ा अब कहीं ना कहीं 100 के आसपास ऐसा पहुंच रहा है, क्योंकि जो लापता है वो भी ठीक जिंदा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंबा समय बीत गया है और जैसे जैसे समय। ठीक है, रोकना चाहूंगा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया जैसे अजय समय हमारे बीतता साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में क्या कुछ पीएम मोदी कह रहे हैं, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स उसकी मेजबानी भी की है। इस कंपटीशन में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों से लगभग 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते।
ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल भी की गई है। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन, इस कंपटीशन में साथियों आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दिख रही है। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला PSLV रॉकेट भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि भारत की पहली प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बनाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी लॉन्च करने की तैयारी है। आप कल्पना कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों,
मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसे अनेक क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। फ्रेंड्स, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के साथ ही ईज ऑफ लिविंग का भी माध्यम मानता है। आज स्पेस टेक भारत में गवर्नेंस का भी हिस्सा बन रहा है। फसल बीमा योजना में सैटेलाइट बेस्ड आकलन हो, मछुआरों को सैटेलाइट से मिल रही जानकारी और सुरक्षा हो, डिजास्टर में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बिहार पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बेहद ही दुखद हादसा है, जहां पर भीषण सड़क हादसा पेश आया है। और आपको बता दें फिलहाल इस पे 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पटना में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जहां पर सड़क हादसे में करीबन अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल है, क्रिटिकली इंजर्ड है, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ऑटो और हाईवा की ये टक्कर हुई है, जो तस्वीर आपके सामने है। देखिए कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं इस हादसे की, जहां पर 8 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। बिल्कुल, देखिए बिहार के पटना से इस वक्त ये दर्दनाक सड़क हादसा है, जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग इसमें घायल हुए। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ऑटो और हाईवा की टक्कर के बाद वहां पर क्या हालात बने और कैसे लोग जो हैं वो रोते बिलखते वहां पर नजर आए, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। इस हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तमाम जितने भी लोग आवाजाही कर रहे थे वो रुके और रुकने के बाद वहां पर उन लोगों को रेस्क्यू किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया और साथ ही साथ जो जख्मी थे या जो घायल थे उन्हें भी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी दुखद खबर है, ऑटो और हाईवा की टक्कर जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। हादसे की वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं है। मनीष वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। मनीष, इस हादसे के बारे में पहले तो जानकारी दीजिए और बताइए कि हादसा हुआ कैसे, क्या वजह है? आपको बता दूं कि आज अहले सुबह शाहजहांपुर थाना इलाके के दनियावा हिलसा स्टेट हाईवे पर सिगरियावा स्टेशन के पास ये जो दुर्घटना घटी है, ये हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ऑटो में सवार लगभग 12 या 13 लोग थे, जिसमें 8 लोगों की, 7 महिला और 1 पुरुष की घटनास्थल पर ही 7 लोगों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही, और 1 महिला की मौत जो है अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई। घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी उसकी ठोकर की तो काफी भयभीत होकर दौड़कर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचा तो लोगों ने देखा कि सिर्फ खून के फव्वारे ही हैं और इससे भयभीत होकर लोग चीखने चिल्लाने लगे। लेकिन कोई मौका पे जो है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ बचा नहीं था। 4-5 लोग जो घायल थे उनको सिर्फ इलाज के लिए भेजा गया और नाजुक बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। फिलहाल मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। आगे बढ़ते हैं, बात तेजस्वी यादव को लेकर करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, क्योंकि इस वक्त बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस दौरान खुलकर उनकी बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी के साथ मिलकर उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ या बिहार सरकार के खिलाफ जो वहां पर एक
नैरेटिव चलाया है, और ये राजनीतिक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव जो चलाया है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों से लाभ लेने की कोशिश वहां से की जा रही है। और क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हैं, जब से ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई, वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने के बाद वोटर चोर या वोट चोरी या वोट चोर गद्दी चोर, इस तरह के नारे वहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया और उसके बाद इसको जो है वो आपत्तिजनक तरीके से देखा गया, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा था, जिस वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इस पर आरजेडी नेता का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम एफआईआर से नहीं डरते, एफआईआर तो लगती रहती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक संवैधानिक पद पर मौजूद इस तरह से उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये पॉलिटिकल मैसेज जो है वो लोगों के बीच क्या जा रहा है, ये जो है वो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने का पूरा मामला है, जिसको लेकर फिलहाल तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से टिप्पणी की, उसके बाद एफआईआर लगाई गई, उसके बाद ये कहते हुए नजर आए कि आखिरकार एफआईआर से डरता कौन है। बट ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो अपमान करना उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बीच इस तरीके से बयान देना कि एफआईआर से कौन डरता है और प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी करना, ये खुद में उनकी इमेज जनता में किस तरीके से लाएगा, ये शायद वो भी नहीं जानते। आगे बढ़ेंगे, बात होगी यूपी की, जहां पर गोरखपुर में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, बिल्कुल, और वहां पर तमाम जनता से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि 4 बजे के करीब सीएम जो है वो गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। राप्ती नगर और मानबेला में कल्याण मंडपम में पहुंचेंगे, जहां पर 2 कल्याण मंडपम का तोहफा दिया जाएगा। पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए, इसके साथ साथ और भी कार्यक्रम हैं जो निर्धारित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि वो आज गोरखपुर पहुंचेंगे। 2 कल्याण मंडपम का तोहफा वहां पर लोगों को समर्पित करेंगे, राप्ती नगर और मानबेला। इसके साथ साथ मंच से आवंटियों को आवंटित जो प्रदान पत्र हैं वो भी आवंटन करेंगे। इसके साथ साथ लोगों को संबोधन भी करेंगे और अपने संबोधन के दौरान जाहिर सी बात है अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर और अपनी सरकार की जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या जो आने वाला समय है उसमें कैसे सरकार काम करेगी उसको लेकर बातचीत कर सकते हैं और लोगों के सामने अपना संबोधन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रात्रि विश्राम उनका गोरखनाथ मंदिर में होगा, जो अक्सर वो करते हैं गोरखपुर में जाकर। और कल सुबह पूजा अर्चना वहां पर होगी, गौ सेवा भी सीएम की तरफ से होना है, जो अक्सर उनकी दिनचर्या में भी होता है। और जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका एक अलग ही अंदाज भी देखा जाता है। चलिए, फयाज अहमद फिलहाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, फयाज से जानकारी लेंगे इस दौरे को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है और क्या कुछ खास गोरखपुर में देखने को मिलेगा। फयाज, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, हालांकि गोरखपुर के साथ उनका जो संबंध है या जो उनका एक बॉन्ड है वो बहुत गहरा और मजबूत है और अक्सर गोरखपुर पहुंचते हैं तो तरह तरह की वहां पर योजनाएं तो होती हैं, तरह तरह के तोहफे भी होते हैं, लेकिन उनके अपने जो निजी कार्यक्रम होते हैं वो भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो इस दौरे को लेकर जरा जानकारी बताइएगा। जी शीतल, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 2 कल्याण मंडपम का आज उद्घाटन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 साल पहले इसको सोचा था कि जो भी गरीब है, निर्धन है, उनकी बेटियों की शादी के लिए, क्योंकि मैरिज हॉल का एक ट्रेंड चल रहा है, शहर में जगह नहीं है, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए बेटियों की शादी के लिए 2 बड़े कल्याण मंडपम का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज शाम 4 बजे उद्घाटन किया जाएगा। एक जो करीब 1500 वर्ग मीटर में मानबेला में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और एक जो है करीब 450 वर्ग मीटर का राप्ती नगर में कल्याण मंडपम बनकर तैयार है, जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, हॉल है, शौचालय है। इसके लिए कार्यक्रम के लिए तमाम जो है चीजें उपलब्ध रहेंगी, वो भी सस्ते दर में उपलब्ध कराई जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीडीओ को ये टास्क दिया था, जून 2024 में इसको दिया गया था, करीब 1 साल के अंदर ही इसे जो है पूरा कर दिया गया। तो अपने आप में एक बड़ी सौगात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ
जो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह पर पूजा अर्चना करने के बाद अक्सर ये रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर रहे हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में बहुत से लोग पहुंचे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो है रविवार को करीब 11 बजे गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां पर सिख समाज के लोग काफी उत्साहित उत्तर हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए, लगातार सीएम योगी उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें, इस वक्त में जब तक सीएम योगी वहां पर रहे हैं, कितना बदलाव आया है ये मैटर करता है, क्योंकि जनता दरबार लगाना, जनता की समस्याओं का निस्तारण करना, उसी समय निर्देश देना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो भूलते नहीं है कि जनता है, हर हफ्ते वहां पर जाना है, उनकी समस्याएं सुननी है, उनका जो समाधान है वो निकालना है। जी बिल्कुल रूपाली, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से काफी लगाव रहा है। जब वो बतौर सांसद वो जनता दरबार लगाते थे, हालांकि गोरखपुर से जो है सांसद और विधायक भाजपा के रहे, लेकिन सत्ता में न रहने की वजह से गोरखपुर और आसपास का पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था। जब से 2017 से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, लगातार गोरखपुर ही नहीं प्रदेश का चहुंओर विकास कर रहे हैं। यहाँ पे जो काफी लंबे समय से मांग चल रही थी एम्स की जो है, वो एम्स पूरी तरीके से संचालित है, जहां पर बिहार और नेपाल से बड़ी संख्या में मरीज एम्स में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दशा थी, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार ऐसा समय था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की नौबत आ गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क पर उतरे थे। बतौर वो सांसद के रूप में सड़क पर उतरकर उन्होंने प्रदर्शन किया था कि किसी भी हाल में इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज को यहाँ से बंद न किया जाए। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की बस सुविधाएं लगातार बढ़ती गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका फयाज ये जानकारी के लिए। और गोरखपुर को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी, जब वो सांसद थे तब भी जनता दरबार उनका लगता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी वहां पर पहुंचते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। बात एक और बड़ी खबर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही परिवहन निगम को एक बड़ा निर्देश दिया है और ये बस खरीद को लेकर या फिर मेक इन यूपी यानी मेड इन यूपी को प्राथमिकता देने की बात कही है। ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं, जो बस स्टेशन हैं उनके जो कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, ये निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जितना ज्यादा निर्माण होगा, बसों के जो वहां पर स्टैंड है वो बढ़ेंगे, तो इससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि परिवहन निगम को उन्होंने निर्देशित किया है कि बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दिया जाए, ताकि जो मेड इन यूपी का जो फॉर्मूला है वो आगे बढ़े, इससे उत्तर प्रदेश को फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर रोजगार का जो अवसर है वो इससे बढ़ेंगे। ई बसों की खरीद को लेकर भी अगर बात करें तो तमाम चीज़ों को लेकर प्राथमिकता जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। परिवहन निगम को सीएम योगी ने फिलहाल निर्देशित कर दिया है कि ई बसों की खरीद में जो मेड इन यूपी की बात जिस तरीके से शीतल ने कही कि प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटीज क्या कुछ रहेंगी, ताकि जो जिस तरीके से परिवहन निगम को वापस से प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ नई तस्वीर के साथ लाना चाहते हैं यूपी में सीएम योगी, उस पर काम किया जा सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बस स्टैंड्स हैं, बस स्टेशंस हैं, उन सभी का निर्माण कार्य जो है वो किया जाएगा। तो कोई कोना ऐसा, कोई विभाग ऐसा नहीं है जो छूटा है। और फिलहाल ये आदेश जो है वो दे दिया गया है, जहां पर परिवहन विभाग और उप राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा भी की गई थी सीएम योगी की तरफ से। और इन सभी चीज़ों के निर्देश जो हमने आपको बताया, चाहे वो फिर यहाँ पर मेड इन यूपी ई बसों की खरीद हो या फिर बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाना हो, इन सभी पर ध्यान दिया गया है। रजा अब्बास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, बताइएगा, सीएम योगी फुल ऑन एक्शन में हमेशा नजर आते हैं और इस बार एक्शन परिवहन निगम को लेकर किया गया है, क्या कुछ फैसले हैं, क्या कुछ बदलाव? देखिए, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चुनाव 2 साल के बाद है, हर विभाग की कार्य प्रणाली और योजना परियोजना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अफसरशाही मंत्री अगर कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं तो वो संज्ञान लेते हैं और उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया की बसें चलाई जाएं ताकि रोजगार के अवसर और खुल सकें और हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश के लोगों को वो अवसर प्राप्त होना चाहिए, ना कि विदेश कंपनियों को। एक अच्छी पहल है और एक अच्छे मुख्यमंत्री की पहचान यही होती है कि वो अपने नौजवानों, अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार से जोड़े। तो एक अच्छी पहल है और बहुत ज्यादा फंड परिवहन में
जो है वो बजट में आया है उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 3 दिन एक विभाग को वो देते हैं। अभी इससे पहले कृषि विभाग को दिया था, परिवहन विभाग, फिर स्वास्थ्य विभाग की भी वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अफसरशाही की बारीकी मॉनिटरिंग के जरिए से वो चाहते हैं बजट के जरिए से जो फंड गया है वो सुचारू रूप से जनता के हितों के लिए कार्य हो, और जमीनी हकीकत की मॉनिटरिंग करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से या स्थल पे खुद वो पहुंच जाते हैं। तो 1-2 साल के बाद चुनाव है, तो जाहिर सी बात वो चाहते हैं कि जो 5 साल बीत जाएंगे उसमें तमाम चीजें जो फंड है, परियोजना है, योजना है, सही तरीके से जमीनी हकीकत उसकी देखने लगे। बिल्कुल रजा, एक और सवाल है। जिस प्रकार से उन्होंने मेड इन यूपी पर जोर दिया है, कहा है कि जितने भी वाहन हो वो प्रदेश में ही निर्मित हो, ताकि इससे हमारा औद्योगिक विकास भी होगा, औद्योगिक प्रगति भी होगा और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। ये कितना जरूरी है, क्योंकि हम लगातार मेड इन इंडिया पर या मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त जो टैरिफ मामला आ रहा है, जिससे हम कहीं ना कहीं भारत पर काफी असर भी पड़ रहा है। तो प्रदेश के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश को मेड इन यूपी बनाएंगे, इसके साथ साथ हर प्रदेश को इस मुहिम के साथ जोड़ेंगे, तो ये हमारे देश के लिए आने वाले समय में कितना जरूरी और कितना मेजर जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने यही बात 2014 में लोकसभा में कही थी, हर स्टेट को अपने निर्यात, अपने मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उस प्रदेश में जब वेल्थ बढ़ेगी, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो मुल्क की अपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने उस विजन के तहत काम किया है कि पहली बार इंडिया में देखने को मिल रहा है कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो विजनरी काम करने का प्रयत्नशील रहते हैं, और इस तरह की पहल से रोजगार बढ़ेगा, नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे, हमारी आय बढ़ेगी, हमारी निर्यात बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है जो आपने टैरिफ की बात कही है वो भी, उससे भी राहत मिलेगी। तो इस तरह की चीजें होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है जब तक प्रदेश में नहीं होगा तब तक देश का उतना नाम नहीं हो पाएगा, ना देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया रजा, ये जानकारी साझा करने के लिए। रजा हमारे साथ बने हुए थे और जिन्होंने जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। शोभा बढ़ा रहे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश परम सम्मानीय जस्टिस अरुण भंसाली जी, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजन राय जी, उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के और लखनऊ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान जी, जिला न्यायाधीश लखनऊ श्रीमती बबीता रानी जी, उत्तर प्रदेश न्यायिक संघ के सेवा संघ के अध्यक्ष श्री रणधीर सिंह जी, सचिव उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ से हरेंद्र बहादुर सिंह जी। आज के इस समारोह में उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित न्यायमूर्तिगण, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्तिगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 42वें अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की इस राजधानी में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको न केवल आनंदित करती है बल्कि एक नए उत्साह के साथ एक नई प्रेरणा की ओर उन्मुख करती है। इस अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के इससे पूर्व सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस अवसर पर मुझे यह देख करके प्रसन्नता की अनुभूति हुई थी कि यह केवल एक संघ का अधिवेशन मात्र नहीं बल्कि उन बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी जोर देने का प्रयास होता है जो किसी भी संस्था के भविष्य को तय करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करती है। यह अधिवेशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब भारत के संविधान के लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने प्रवेश किया और वर्ष भर में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर के देश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। भारत के संविधान के जो मूल थीम है वो इसी पर आधारित है कि न्याय, समता और बंधुता, उसका प्रतीक यह अधिवेशन न्यायिक अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के एक महाकुंभ का दर्शन करता है और यह हम सबको इस वर्ष आयोजित प्रयागराज महाकुंभ का भी दिग्दर्शन करवाता है, क्योंकि उसी प्रयागराज में हमारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी स्थित है। 102 वर्षों के अपने इस इतिहास में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और मुझे विश्वास है कि आज जब यहां पर प्रदेश भर से आए हुए हमारे न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं, तो वे सभी न्यायिक अधिकारी न केवल यहां पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों की एकता, परस्पर सहयोग और व्यावसायिक दक्षता का भी एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहां सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा था।
विकसित भारत कैसा होगा, इसकी शुरुआत हमें अपनी इकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, हम लोग जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में केवल विकास की इकाई आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि समग्रता को लेकर के जब चलेगी तो वह समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा, सबकी समृद्धि का कारण बनेगा और उसका रास्ता एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था से, न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत एक वर्ष में यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1,15,00,000 से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। यह हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर फिर से इस बात को महसूस किया है। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर इस सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं जरूर इस बारे में ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मेरा यह मानना है सुशासन के लक्ष्य को हम लोग न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों और एक आम जनमानस को जितनी भी समय पे सस्ती और सुगम न्याय उपलब्ध हो सकता है, वह हमारे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोग प्रारंभ से इस बारे में
पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे हैं और इसमें सरकार ने हर स्तर पर प्रयास भी किया है। 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति गणों के लिए प्रयागराज में आवास के निर्माण के लिए 62 करोड़ 41 लाख रुपए की हम लोगों ने प्रसाद